नमस्कार दोस्तों, जनवरी 2023 की बात है। जापान में एक मछुआरा अपनी नाव में मछली पकड़ने निकलता है। समुद्र में कहीं बीच जाकर वो अपना फिशिंग नेट पानी में फेंकता है। कुछ देर बाद जब ये अपने जाल में फंसी हुई मछलियों को निकाल रहा था, इसे एक बड़ी ही अजीब सी लंबी सी मछली दिखती है। ये मछली बहुत ज्यादा लंबी थी, मानो एक सांप की तरह। 6 मीटर लंबी इसकी लेंथ नापी गई बाद में। ये कोई छोटी मोटी मछली नहीं थी, बल्कि गहरे समुद्र से आई एक डीप सी ओरफिश थी। आमतौर पर ये समुद्र की गहराइयों में 1000 मीटर पर पाई जाती है। इस मछुआरे ने इस मछली को समुद्र में वापस छोड़ दिया, क्योंकि जापानी कहानियों के हिसाब से एक और फिश का दिखना एक डिजास्टर का संकेत है, खासकर भूकंप का। 2011 में जापान में बहुत ही भयानक भूकंप आया था और उससे ठीक पहले ही करीब 20 डेड बॉडीज और फिश की पाई गई जापानीज कोस्ट पर। इन मछलियों का इस तरीके से दिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है, क्योंकि कुछ साल पहले और फिश को देखना बहुत रेयर हुआ करता था। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर एक और फिश की नहीं है, बल्कि डीप सी से कई सारे जीव बाहर की साइड दिख रहे हैं। जायंट फैंटम जेलीफिश, ये कमाल का जीव जिसकी टेंटिकल्स रिबन जैसे 10 मीटर से भी लंबे हो सकते हैं। ये जीव आमतौर पर 1 से 2 किलोमीटर की गहराई पर दिखता है, लेकिन अंटार्कटिका में इन्हें 80 मीटर की गहराई पर देखा गया है। इसी साल एक और ऐसी घटना हुई थी जब रशिया में मछुआरों ने एक अजीब सी मछली पकड़ी और इसे देखकर लोग कहने लगे कि ये तो एक एलियन है। एक्चुअली में ये एक स्मूथ लंबफिश थी जिसका शरीर एक ब्रेन जैसा दिखता है। इसके अलावा स्पेन की कोस्ट से करीब 2000 मीटर दूर ब्लैक सी डबल एंगुलर फिश समुद्र की सतह पर देखी गई। ये डरावनी से दिखने वाली मछली जिसके नाम में ही समुद्री शैतान है। ये दोनों प्रकार की मछलियां समुद्र के बहुत गहराई में पाई जाती हैं और इन्हें समुद्र के सरफेस पर आज तक ऑलमोस्ट कभी नहीं देखा गया है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर हो क्या रहा है? ये डीप सी क्रिएचर्स जिनकी खबर इंसानों को हजारों सालों से नहीं थी, अचानक से ये समुद्र के सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। पूरी धरती का 71% सरफेस पानी से कवर्ड है। हमने इस पानी को अलग अलग ओशियंस में बांट रखा है। 97% पानी जो धरती पर पाया जाता है वो 5 अलग अलग ओशियंस में बटा है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और सदर्न ओशियन। और पूरे दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ इन्हीं ओशियंस में पाई जाती है। लेकिन जानते हो क्या, इंसानों ने अभी तक 5% ओशियन को एक्सप्लोर और मैप किया है। बाकी का 95% हिस्सा, खासकर डीप सी, अभी भी अनजान है। हैरानी की बात यह भी है कि हमारे पास मार्स प्लैनेट की ज्यादा बेटर मैप्स हैं अगर समुद्री तल से कंपेयर करें तो। और 12 एस्ट्रोनॉट्स करीब 300 घंटे बिता चुके हैं हमारे चांद पर, लेकिन केवल 3 लोग मात्र 3 घंटे के लिए समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप में जा पाए हैं। जब आप गोवा के किसी बीच पर खड़े होकर नीले समुद्र में देखते हो तो आपको सिर्फ ऊपर वाली लेयर दिखती है समुद्र की। इसे हम सनलाइट जोन कहते हैं, जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच पाती है। ओशियन में मौजूद वाइल्ड लाइफ इसी एरिया में सबसे ज्यादा कलरफुल और डाइवर्स होती है। ये समुद्र की इकलौती ऐसी लेयर है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर माइक्रो एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन भी पाए जाते हैं। ये दोनों लिविंग बीइंग समुद्री फूड चेन का आधार है। और इसके अलावा इसी एरिया में सबसे ज्यादा वही चीजें हैं जिन्हें हम ओशियन से एसोसिएट करते हैं, वेल्स, शार्क्स, टर्टल्स और डॉल्फिन्स। लेकिन जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाते हैं, सनलाइट कम होने लगती है। पानी सनलाइट को सोख लेता है। 10 मीटर की गहराई पर सूरज की सिर्फ 16% रोशनी बची रहती है। 100 मीटर तक आते आते सिर्फ 1% रोशनी बची रहती है। और थोड़ा और नीचे जाएं 1000 मीटर की डेप्थ पर तो यहाँ पर कोई रोशनी पहुंचती ही नहीं है। लेकिन सनलाइट जोन के बाद 200 मीटर नीचे दूसरी जोन शुरू हो जाती है, जिसे हम ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि सनलाइट में हर प्रकार के कलर्स होते हैं, पूरा कलर का स्पेक्ट्रम होता है। रेड की सबसे लंबी वेवलेंथ और ब्लू और वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ। पानी जो है वो लंबी वेवलेंथ को सबसे पहले अब्सॉर्ब करता है, तो रेड कलर सबसे पहले दिखना बंद होता है। उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और फिर वायलेट। ट्वाइलाइट जोन तक सिर्फ ब्लू और वायलेट कलर ही दिख पाते हैं, बाकी सारे रंग यहाँ पर गायब हो जाते हैं। और इसी जोन में अजीबोगरीब जानवर भी मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी स्क्विड, एक ऐसा स्क्विड जो बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है। इसकी एक आंख बड़ी होती है और दूसरी आंख छोटी। बड़ी वाली आंख ऊपर सनलाइट जोन में देखने के लिए और छोटी वाली आंख नीचे अंधेरे में बायोल्यूमिनेसेंस देखने के लिए।
इस स्क्विड को हम सनलाइट जोन में देख रहे हैं, रोशनी में फुल स्पेक्ट्रम के साथ, जिसकी वजह से ये हमें रेड कलर का दिख रहा है। लेकिन नीचे अंधेरे में जहां पर ये रहता है ट्वाइलाइट जोन में, वहां पर ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ब्लैक कलर का हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोई रेड कलर है ही नहीं। इसका खुद का कलर अपने एनवायरनमेंट में एक कैमोफ्लेज की तरह एक्ट करता है। ट्वाइलाइट जोन के थोड़ा ही नीचे जाओगे तो आपको ये जीव दिखेगा जिसे हम कहते हैं ब्लडी बेली कॉम्ब जेली। एक बार फिर से ये फ्लोरोसेंट रेड कलर का दिख रहा है। समुद्र में ज्यादातर एनिमल्स रेड कलर के होते हैं ताकि अपने आप को वो छुपा सके दूसरे एनिमल्स से। समुद्र में ज्यादातर एनिमल्स रेड कलर को नहीं देख सकते, तो अपने आप को छुपाए रखने के लिए उनका रेड कलर होता है। जब ये जेलीफिश मूव करती है तो उसके शरीर पे रंग बिरंगे लाइट फ्लिकर करते हैं। ऐसा लगता है 8 रेनबोस की लोड्स पानी में मूव कर रही हैं। अब एक सवाल आपके मन में आएगी कि समुद्र के अंदर तो कोई लाइट पहुंचती ही नहीं है, तो ये लाइट्स फ्लिकर कैसे कर रहे हैं? इसके पीछे बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसे हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए जानवर खुद की रोशनी बनाने लगते हैं। इसमें 2 बड़े खास प्रकार के केमिकल्स काम करते हैं, लूसिफेरेन और लूसिफेरेज। और जब ये दोनों केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हीट की बजाय लाइट निकलती है। जैसे कि आपने फायरफ्लाइज देखे होंगे, जुगनू, जो कि इस बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और उनमें एनर्जी हीट के बदले लाइट होती है। अब इस बेहद सुंदर जीव को देखिए, ऐसा लगता है कि मानो कोई जल परी हो। इसका नाम भी सी एंजल है। ये एक इंसान की उंगली से भी छोटी होती है। ये बिल्कुल ही अंधी होती है, लेकिन इस सी एंजल को डेविल बनने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। ये एकदम से अपना टेंटिकल निकाल कर एक ऐसा जाल बुनती है जिससे बचना असंभव है। जैसे ही इसका पेट भरता है ये ग्लो करना बंद कर देती है। 600 से 800 मीटर की डेप्थ पर रहती है एक और बेहद अद्भुत जीव। इसका नाम है बैरल आई फिश। इसका सर ट्रांसपेरेंट और डोम जैसा होता है। और गहराई में जाएंगे तो ये आपको मिलेगा जाइंट स्क्विड। ये जाइंट स्क्विड 13 मीटर लंबे होते हैं, यानी कि एक 2 मंजिला घर जितना। इनकी आंखें 25-30 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि एक बास्केटबॉल जितना बड़ा आंख। आइए समुद्र की और गहराई में चलते हैं। 1000 मीटर नीचे ट्वाइलाइट जोन खत्म होके मिडनाइट जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो मिडनाइट जोन और ट्वाइलाइट जोन के बीच में घूमते रहते हैं, जैसे कि ये डीप सी एंगुलर फिशेस, जिसमें ब्लैक सी डेविल भी शामिल है। इनके सर के ऊपर एक बल्ब लगा होता है जिसकी मदद से ये शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से है ये वैम्पायर स्क्विड, और इसके जो एंसेस्टर्स थे वो कई मिलियन साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे। इसके 8 पैर आपस में एक क्लॉकवाइज वेब की तरह काम करता है। जब ये फैलाए जाते हैं तो दिखने में एक वैम्पायर का केप लगता है। आइए और गहराई में चलते हैं। 2000 से 3000 मीटर की डेप्थ के बीच में रहता है एक फार्मर जो अपना खाना खुद उगाता है। ये है एक येटी क्रैब। ये वाला येटी एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। इसका निकनेम येटी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बाल पे जो रुएं हैं वो हिमालयाज में रहने वाले येटी की याद दिलाता है। अगर आपको हिमालयाज में रहने वाले येटी के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। येटी क्रैब अपने आप में ही अंधा है, लेकिन एक्चुअली में जो उसका फर है वो बैक्टीरिया के लिए है। ये अपने फर पर बैक्टीरियाज को उगाता है और उनकी खेती करता है और फिर उन बैक्टीरियाज को खाता है। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। आखिर ये डीप सी क्रीचर्स नीचे समुद्र से वाटर के सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 2 की बात है। नेवी सील में काम करने वाले सोनार ऑपरेटर्स ने समुद्र में एक बहुत ही हैरान चीज होते हुए देखी। उन्होंने देखा कि रात के टाइम पूरा का पूरा सी फ्लोर सैकड़ों मीटर ऊपर उड़ते हुए दिखता है। ये अपने सोनार का इस्तेमाल कर रहे थे। असली में कोई सी फ्लोर नहीं उठ रहा था, बल्कि हजारों की संख्या में छोटी मछलियां और कई क्रिएचर्स समुद्र के सरफेस पर आ रहे थे। इस अनोखी घटना को अब हम डीप स्कैटरिंग लेयर कहते हैं। ये समुद्र में छिपे हुए हाईवेज का पहला सुराग था, जहां पर करोड़ों अरबों समुद्री जीव आते जाते रहते हैं। डीप स्कैटरिंग लेयर वो हिस्सा है समुद्र का जो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, और ये साउंड को इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि बहुत ही हाई डेंसिटी में मछली और कुछ क्रिएचर्स ऊपर की सरफेस पर हैं। साइंटिस्ट ने रोज रात को ऐसा होते हुए देखा है कि बहुत ही छोटी छोटी मछलियां और कुछ क्रिएचर्स ऊपर के सरफेस पर आते हैं और दिन होते ही वापस समुद्र के गहराइयों में चले जाते हैं। ये माइग्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं जो एक जगह हो रही हो, ये हर जगह हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि इस माइग्रेशन को रोज रात को इन जानवरों के द्वारा क्यों किया जाता है? इसका जवाब है टू ईट विदाउट बीइंग ईटन।
सिंपल शब्दों में कहा जाए तो खाने के लिए किया जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ सरफेस के लेयर्स पर होता है। फाइटोप्लांटम सिर्फ सरफेस के लेयर्स पर ही पाए जाते हैं। यही फाइटोप्लांटम कई सारी छोटी छोटी मछलियां और ज़ोन प्लांट्स का खाना है। अब आप कहोगे कि अगर ये खाना है तो सुबह दिन में आकर क्यों नहीं खा लेते, रात को ही क्यों आते हैं? क्योंकि सुबह की रोशनी में खुद खाए जाने का खतरा है। बाकी सारे जो शिकारी घूम रहे, शार्क, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, ये सब उन्हें खा जाएंगे। इसलिए छोटी मछलियां और डीप सी क्रिएचर्स रात में ही आते हैं। रात में आकर ऊपर सरफेस से अपना पेट भरते हैं और दिन होते ही वापस समुद्र में नीचे चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हिमालयस में रहने वाले यटी के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो इनको सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।